Why the demand for Indian indigo? So लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कर रहे थे, वो हमारे कल्टीवेटर्स को एक तरीके से फोर्स कर रहे थे, परसुएट कर रहे थे कि ताकि हमारे जो किसान हैं वो उनके पसंद की क्रॉप्स को उगा सकें। और उसके बाद हमने दो तरीके के क्लोथ्स का भी एग्जाम्पल देखा था और उसमें हमने पढ़ा था कि एक जो क्लोथ है वो ब्रिटिशर द्वारा बनाया गया है और दूसरा जो है वो आंध्र प्रदेश के लोगों ने बनाया है। बट उनमें एक चीज कॉमन थी कि उन दोनों में ही एक कलर इंडिगो कलर यूज किया गया था और ऐसा माना जाता है कि ये जो कलर हैं वो ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर किए जाते थे उस इंडिगो से जो कि हमारे भारत में उगाई जाती थी। और हमारे इंडिगो जो था, भारत में जो इंडिगो उगती थी उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी बाहर के देशों में। अब ऐसा क्यों था, क्यों इंडियन इंडिगो की इतनी ज्यादा डिमांड थी? द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरीली इन द ट्रॉपिक्स। इंडिगो जो प्लांट है वो नॉर्मली ट्रॉपिक्स में उगता है। ट्रॉपिक्स मतलब कि ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये जो पूरा एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया इसे हम कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का एरिया। और इस एरिया में नॉर्मली जो इंडिगो है वो उगता है। हर एक क्रॉप का अपना एक टेम्परेचर होता है जिसमें वो उगती है, एक पर्टिकुलर सॉइल में वो उगती है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनवायरमेंट उसे चाहिए, है ना। तो हर एक जो क्रॉप है वो हर जगह नहीं उग सकती। तो इंडिगो जो है वो ट्रॉपिक्स में अच्छे से उगता है। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ। तो 13th सेंचुरी आने तक इंडिया की जो इंडिगो है उसकी डिमांड इतनी बढ़ चुकी थी कि बहुत सारे जो देश हैं, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन देशों में जो मैन्युफैक्चर रहते थे कपड़ों के, कपड़े बनाने वाले जो कंपनियां रहती थी, वो अपने कपड़ों को रंगने के लिए इंडिया की जो इंडिगो है उसका इस्तेमाल करते थे। However, only a small amount of Indian indigo reached the European market and its price was very high. बट जो इंडियन इंडिगो यूरोपियन मार्केट में पहुंचता था वो बहुत ही कम रहता था, ज्यादा अमाउंट में नहीं रहता था। और उसका प्राइस जो है, उसका जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा हाई रहता था। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अदर प्लांट कॉल्ड बोर्ड टू मेक वायलेट एंड ब्लू डाइज। और क्योंकि इंडियन जो इंडिगो है वो बहुत ही कम यूरोपियन मार्केट तक पहुंचता था, इसीलिए जो दूसरे यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स, उनको दूसरे तरह के जो प्लांट्स रहते थे जैसे कि वोड हो गया, ऐसे प्लांट्स पे डिपेंड रहना पड़ता था वॉयलेट एंड ब्लू डाइज बनाने के लिए। डाई क्या होता है? ऐसा कलर होता है जिससे कि कपड़ों को रंगा जाता है, ठीक है। बीइंग अ प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन, वोड वाज मोर इजीली अवेलेबल इन द यूरोप। अब क्योंकि जो वोड है वो टेम्परेट जोन में उगता है, मतलब कि जो ट्रॉपिक से ऊपर वाला रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला रीजन, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से नीचे वाला रीजन, उसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन्स। तो इनमें क्योंकि जो वोड है वो आसानी से उगता था और हमें पता है यूरोप जो है वो भी टेम्परेट जोन में लगभग पड़ता है, तो इस कारण से क्या हुआ, यूरोपियन लोगों के लिए वोड की जो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा आसानी से हो जाती थी। इट वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, साउदर्न फ्रांस एंड इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। तो जो वोड है वो नॉर्दर्न इटली में, साउदर्न फ्रांस में और कुछ पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन में भी उगाया जाता था। Worried by the competition from indigo, wood producers in Europe pressurized their government to ban the import of indigo. अब वोड को उगाने वाले जो लोग थे, जो कल्टीवेटर्स थे, किसान थे, अब वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे क्योंकि जो इंडिगो है उसको अ, बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया जाता था यूरोप में। मतलब कि वोड के प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था इंडिगो के साथ। और इसीलिए वोड के प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, वहां की जो गवर्नमेंट है उसे फोर्स किया ताकि वो इंडिगो के इंपोर्ट पर बैन लगा दे, ठीक है। इंपोर्ट क्या होता है? जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री से अपने देश में कुछ मंगाती है तो उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज में जब हमारे देश से कोई चीज जाएगी तो वो क्या होगा, यूरोपियंस के लिए इंपोर्ट। तो इसीलिए जो बोर्ड के प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से कहकर इंडिगो के इंपोर्ट पर बैन करवा दिया ताकि वहां के जो लोग हैं वो बोर्ड को खरीदे, इंडिगो को ना खरीद पाए। क्लोथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई। बट देखो, क्वालिटी तो लोगों के लिए मैटर करती है ना। अब तुमने तो भले ही इंडिगो को बैन करवा दिया, बट जो मैन्युफैक्चरर थे कपड़े के, उनके लिए इंडिगो जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल था। वो चाहते थे कि वो अपने कपड़ों को इंडिगो कलर से डाई करें क्योंकि उन्हें बेटर लगता था। Indigo produced a rich blue color, whereas the dye from wood was pale and dull. जो इंडिगो है उससे बहुत ही रिच, मतलब कि बहुत ही ब्राइट सा ब्लू कलर बनता था, बट जो कलर बोर्ड से बन के निकल के आता था वो बहुत ही हल्का सा, मतलब बुझा बुझा सा कलर रहता था, ब्लू। By the 17th century, European cloth producers
persuaded their government to relax the ban on indigo import। तो बैन किसने लगवाया था? वुड के प्रोड्यूसर्स ने, जो लोग वुड उगाते थे। बट क्योंकि क्लोथ के जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्हें तो इंडिगो ही पसंद थी, तो 17 सेंचुरी तक आते आते क्या हुआ, जो इंडिगो के फेवर में लोग थे, मतलब कि जो क्लोथ प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने वहां के गवर्नमेंट से कह के क्या किया, जो बैन इंडिगो के इंपोर्ट पे लगा था उसे थोड़ा कम करवा दिया, थोड़ा रिलैक्स करा दिया कि आप इसको थोड़ा कम कर दीजिए, एक तरीके से थोड़ा हटा दीजिए बैन को इंडिगो के इंपोर्ट पर से। The French began cultivating indigo in Saint Domingue in the Caribbean islands, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica, and the Spanish in Venezuela। अब धीरे धीरे करके जो दूसरे देश के लोग थे वो भी अपने वहां पे इंडिगो उगाने लगे थे। तो जो फ्रेंच के लोग थे वो सेंट डोमिनिक में उगा रहे थे इंडिगो, जो पोर्तुगीज हैं वो ब्राजील में उगाने लग गए थे, और इंग्लिश जो है वो जमाइका में, और स्पेनिश लोग जो हैं वो वेनेजुएला में इंडिगो की खेती स्टार्ट कर चुके थे। इंडिगो प्लांटेशंस आल्सो केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के भी काफी सारे पार्ट्स में इंडिगो की प्लांटेशन शुरू हो गई, इंडिगो की एक तरीके से खेती शुरू हो गई। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर, और 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते जो इंडियन इंडिगो था, मतलब कि इंडिया में उगाए जाने वाला इंडिगो, उसकी जो डिमांड है वो और भी ज्यादा बढ़ गई दूसरे देशों में। Britain began to industrialize and its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cotton dyes, cloth dyes। ब्रिटेन जो है उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन फेस कर रहा था, वो मतलब वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है बनना शुरू हो गई थी, और कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही तेजी से ब्रिटेन में बढ़ रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्लोथ के डाई की जो डिमांड है वो बढ़ गई थी। अब कपड़े प्रोड्यूस होंगे, कहीं पे अगर कपड़ा बनेगा तो उन कपड़ों को रंगा भी तो जाएगा। अब सिर्फ सफेद कलर के कपड़े तो कोई नहीं पहनता, तो उन कपड़ों को कलर भी लोग करते हैं। तो क्योंकि क्लोथ की जो प्रोडक्शन है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, तो उसके साथ साथ क्लोथ को डाई करने की, मतलब कि क्लोथ को रंगने की जो डिमांड है वो भी बढ़ गई थी। और वो लोग डाई कैसे करते थे? मेनली इंडिगो से। While the demand for indigo increased, its existing supplies from the West Indies and America collapsed for variety of reasons। अब इंडिगो की जो डिमांड है वो तो बढ़ गई थी, मतलब लोग इंडिगो को ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे थे, ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि हमें इंडिगो चाहिए। बट इंडिगो की जो सप्लाई थी उस टाइम पे, जो कि वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका से आ रही थी, उसमें कमी आ गई थी। वो बहुत सारे रीजंस की वजह से कोलैप्स कर गई थी। कोलैप्स करना मतलब एक तरीके से किसी का बंद हो जाना। तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका से जो इंडिगो की सप्लाई हो रही थी उसमें कमी आ गई थी, वो कम हो गई थी। Between 1783 and 1789, the production of indigo in the world fell by half। 1783 से लेके 1789 के बीच में पूरे दुनिया में जो इंडिगो प्रोड्यूस होता था, अब उसकी हाफ मात्रा में वो प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब कि पहले मान लो 100 किलो इंडिगो जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था पूरे वर्ल्ड में, ऐसे एग्जांपल ले रही हूँ। तो अब क्या हो गया, 1783 से लेके 1789 के बीच में क्या हुआ, जो इंडिगो की प्रोडक्शन है वो इतनी कम हो गई कि वो आधी हो गई लगभग। मतलब अब मान लो 50 किलो ही पूरे वर्ल्ड में इंडिगो उगाई जा रही है। क्लोथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक फॉर न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई। अब क्योंकि वेस्ट इंडीज से और अमेरिका से उनकी सप्लाई कम हो गई थी, वैसे वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई थी, तो अब ब्रिटेन में जो क्लोथ डायर्स थे, मतलब कि कपड़े को रंगने वाले जो लोग थे, अब वो बहुत ही बुरे तरीके से ढूंढने लग गए कोई और सप्लाई को, कि हमें कहीं और से इंडिगो की सप्लाई हो जाए। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोक्योर्ड। और अब वो लोग ऐसा सोच रहे थे कि अब इंडिगो को और हम कहाँ से ला सकते हैं। अब इस सवाल का जवाब जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, कि जो ब्रिटेन के डायर्स थे, क्लोथ डायर्स थे, उन्होंने कौन सा दूसरा तरीका निकाला, कौन सी जो दूसरे सप्लाई की जो सोर्स है वो उन्होंने ढूंढा, ताकि जो डिमांड जो है बढ़ रही थी और जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा कम हो रही थी, उनके जो एग्जिस्टिंग सोर्स थे उनसे अब उन्हें इंडिगो की सप्लाई नहीं मिल रही थी, तो किस तरीके से उन्होंने नया सोर्स जो है इंडिगो का वो बनाया और ढूंढा। तो यहाँ पे एक वर्ड आया था प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है? एक लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाय अ प्लांटर एम्प्लॉइंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब एक बहुत ही बड़े लेवल पर कोई प्रोडक्शन होती है, बहुत ही बड़े फार्म पर कोई चीज उगाई जाती है, और नॉर्मली प्लांटेशन क्या होता है कि ये थोड़े लंबे टाइम तक उगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा टी प्लांटेशन होता है, तो क्या टी का जो पौधा है वो हर साल नया लगाया जाता है? ऐसा नहीं होता है ना। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जो प्लांटेशन है उनके पौधे काफी टाइम तक चलते हैं, बट हाँ, इनको कई कुछ ऐसी क्रॉप्स भी होती हैं जो कि प्लांटेशन के तौर पे उगाई जाती हैं, बट उनको हर साल नए तौर पे उगाना भी पड़ता है। बट प्लांटेशन का मेन फीचर यही है कि इसको बहुत ही बड़े लेवल पे उगाया जाता है एक साथ, और इनको उगाने के लिए, इनकी कल्टीवेशन के लिए अलग अलग तरीके के फोर्स लेबर जो है, मतलब कि लोगों को फोर्स करके जो लेबर कराया जाता है, उनसे जबरदस्ती जो काम कराया जाता है, वो लोग यूज करते हैं।
कुछ दूसरे प्लांटेशन आप देख सकते हो शुगर के, कॉफी के होते हैं, कॉटन